आई थिंक मोर देन 50% क्राइम रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो डर जाते हैं आने के लिए, डरते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो, स्पेशली विमेन चिल्ड्रन से संबंधित जो केसेस हो, वो तो रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। सीधा सीधा डबल कर सकते हैं नंबर जो एक्चुअल मिलता है। बिल्कुल कर सकते हैं। वी डिड अ लाठी चार्ज एंड आंसू गैस एंड एवरीथिंग एंड वो हो गया था। इन द ऑन माई वॉकी टॉकी माई एसपी सेज अभी इस सिचुएशन में क्या बात कर रही हो, लाठी चार्ज करो तुरंत। आंसू गैस के क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब कि इंडिया में खास तौर पे पुलिस रहती है तो लोग सेफ नहीं फील करते, तो आपका एफबीआई से इंटरेक्शन हुआ उसमें, क्या सोचना है आपका उनके बारे में? आज हम बात करेंगे अरुणा मोहन राव से, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इनके साथ बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई। इन्होंने पहले बताया हमें कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए अपने जर्नी में, और खास तौर पे किस टाइप का जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है पुलिस फोर्स में। हमने इनसे ये भी डिस्कस किया कि पुलिस फोर्स की इमेज इतनी खराब क्यों है। इन्होंने ये तक बताया कि पॉलिटिशियंस कैसे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं अपने काम करवाने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट पुलिस ऑफिसर्स पे अनड्यू प्रेशर डालने के लिए। इन्होंने कम्युनल राइट्स तक फेस किए हुए हैं, और इन्होंने हमें बताया कि क्राउड कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है पुलिस फोर्स में, और यहाँ तक कि टीयर गैस का यूज़ करनी चाहिए। इन्होंने तो एफबीआई के साथ भी डील किया हुआ है, तो इनके एक्सपीरियंसेस बहुत ही दिलचस्प है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एकदम एंड तक पॉडकास्ट देखें, और मैम के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में लिख के बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आपने सिविल सर्विसेज चूज करी, पुलिस यू डिसाइडेड टू गो डिस्पाइट बीइंग मैं उसको ऐसे नहीं बोलना चाहता, डिस्पाइट बीइंग अ वुमन, बट व्हाई? मतलब फैमिली से भी थोड़े ऑब्जेक्शंस रहे होंगे, कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड था? डिड दे ऑब्जेक्ट और स्मूथ था एकदम? It was both ways, no? My father wanted me to be an IPS officer because he was working with the government. First he was in the railways, then he was in CBI, then he went to BHL from where he retired. तो उनका ये था कि उनके परिवार में कोई एक बच्चा, मतलब we were 3 of us, तो तीनों में से एक पुलिस ऑफिसर बने। तो पहले मेरी एल्डर सिस्टर को उन्होंने ट्राई किया कि वो क्लियर करे एग्ज़ाम को, अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट। एंड देन पहले से ही उनका फोकस मेरे ऊपर ही था, बिकॉज आई वॉज मोर स्टूडियस। सो तो उन्होंने फिर आई थिंक 12th के बाद फिर मुझे ही स्टार्टेड ग्रूमिंग मी एंड टेलिंग मी ऑल द गुड थिंग्स। एंड देन he used to be in anti-corruption work. So he used to plan these traps and all those, how he used to रात भर बैठ के वो लोग उनका टीम के साथ वो traps organize करते थे. Then they used to go in a गाड़ी, very stealthily they would go, and then in the morning they would trap one officer who was taking a bribe. So and that powder they put on the money and all that. We 3 children, we used to watch those things which they used to do in the night. मतलब रात को बैठ के वक्त तो काफ़ी इंट्रीगिंग और वो अच्छा लगता था, मतलब एक्साइटिंग था वो। That was the seed, मतलब वो एक बीज उन्होंने बोया। And then he constantly tried to improve my general knowledge. He used to bring newspapers, magazines and everything home and make me sit and read. And अगर if I'm not so interested, then he would read and then he would tell me कि बेटा इसमें ये था, इसमें वो था, इसमें ऐसा हो रहा है। He got us all interested in games, in sports, in news, updates, everything. So तो जैसे जैसे मैं ग्रेजुएशन हो गया एंड पीजी हो गया, आफ्टर माई पीजी आई टुक माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकेंड में हो गया था IPS। बट द ऑपोजिशन केम फ्रॉम माई मदर, because she said कि ये कौन सा नौकरी है, लड़की है, how are you sending into the police service? She should either write the exam again and become an IAS officer, or she should go into the revenue service or income tax, जहाँ पर there are fixed hours of work and इतना pressure नहीं रहेगा। And I used to not be a very healthy child also, मतलब बार बार मैं बीमार भी होती थी। तो she said कि इतना बीमार रहती है ये, कैसे ये पुलिस सर्विस कर सकती है? But my father was adamant, and I those days we would never oppose our parents too much. Matlab, we never, I personally think I never had a mind of my own, very strong mind of my own. Yes, I did have my own ideas, but I would never impose it on my parents. So if they say something, it was like that I have to follow it. I don't have any other way. I think that is the way we were brought up that time. So I joined the service, and the rest is history, I suppose. Your father was the main driving force. Yeah, my father was the main driving force. And my mother was never happy till I,
finished my training and then went to it. I think she was never happy. तो मैम हिंदू से एक आर्टिकल है कि पुलिस फोर्स में, इंडियन पुलिस फोर्स में सिर्फ अराउंड परसेंटेज देखा जाए तो विमेन कॉम्प्रोमाइज टू ओनली 12%, एंड जैसे जैसे रैंक्स बढ़ते जाते हैं वो परसेंटेज कम होती जाती है, 10% से भी कम हो जाती है हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में. ऐसा क्यों है? देखिए, पहले पुलिस जो है ना, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिकली इट वाज अ फोर्स. मतलब जहाँ ताकत का यूज़ होता था. धीरे धीरे उसका मतलब वो चेंज होके अब एक सर्विस के रूप में भी सी इट. बट अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ फोर्स एंड यू आइडेंटिफाई फोर्स विद अ मैन. सो इट वाज अ वेरी मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन. सो जनरली मैं मतलब फैमिलीज़ को ये लगता है कि इसमें तो मेन ही जाते हैं और लेडीज़ के लिए ये नहीं है. एक तो बहुत टफ भी है, मतलब कोई टाइम का वो पाबंदी नहीं है उसमें. देयर इज नो टाइम लिमिट के व्हेन यू कम व्हेन यू गो यू डोंट नो. सो इसमें जो धीरे धीरे मतलब पहले तो लोग लड़कियों को भेजते ही नहीं थे. धीरे धीरे आई थिंक 70s में थोड़ा सा चेंजेस आने लगे एंड एक दो लड़कियां जो है वो IPS में आने लगे. अभी तो बहुत सारे लड़कियां आ रही हैं. And the last batch of IPS officers, I think more than 40% were girls. अच्छा. So that's a very good sign. And also एक डिमांड जो सोसाइटी से निकली है ये है कि when you are dealing with women who have committed a crime or women who are victims of crime, तो उनका ये है कि they will be more comfortable if they are speaking to a lady officer. And there are some crimes which you really cannot discuss with a man. तो मतलब आदमी के सामने बहुत सेंसिटिव इश्यूज को डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है. सो एक तो महिलाएं थाने में ही बहुत मुश्किल से आती हैं और फिर थाने में भी आके अगर बहुत अनकंफर्टेबल है बोलने में कि उनके साथ क्या हुआ है तो फिर पर्पस ही डिफीट हो जाता है. सो एंड देन अगेन द इशू ऑफ डीलिंग विथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस. आजकल क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोसेशन हो रहा है या मॉब हो रहा है और आपको मालूम है कि पुलिस जो है उसको अपोज करेगी या फिर उसको वो करेगी तो दे गेट विमेन इन फ्रंट. अच्छा. तो विमेन को सामने रख लेते हैं तो पुलिस भी वहाँ पर थोड़ा सा हैंडीकैप्ड हो जाती है. सो दैट वे यू नीड विमेन इन द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस नीड kept on increasing day by day. तो अभी इसलिए आई थिंक एवरी स्टेट ने विमेन कॉन्स्टेबल्स और DSPs के लिए रिजर्वेशन रखा हुआ है and they are encouraging the girls to come forward and join the service. And also they are making very instrumental changes within the organization to see that women are more comfortable. जब मैं आई थी तो it was completely male dominated organization. There were no restrooms, there were no washrooms. Achha. There was nothing which would deal with your creature comforts there in your workplace. So it was, and then if you go out to a law and order situation, you're standing on the road for 10-15, I mean कभी कभी तो 7-8 घंटे आप खड़े हैं. VIP visits या हो या फिर कोई law and order situation हो तो there's nothing to cater for you. Men तो यहाँ वहाँ चले जाते हैं. Where would you go? What did you do, ma'am, in such situations? It was very difficult, and we would drink less water so that you don't have to go to the washroom. Oh. Yeah. And then and those particular days of the month were very difficult to wear uniform and go out on duty. But challenging तो था, and बहुत सारे issues थे. though धीरे धीरे I think over the years there is now a sensitivity towards women in the organization, and that they have certain needs which have to be taken care of so that they can work properly. Like you don't take the care of their minimum need. Like if a constable has a child, and she doesn't have any help at home, so she what does she do? So she'll either go on leave, or her productivity will reduce, or she'll be under a lot of stress. So many units have creches where you can keep the child and you can go and work. Then they give you a time off to come and feed the child and go back. So these kind of things have come. This is good. Which is very good. ये भी recent है? Yeah. Recent है. Very recent. There is a national conference of women in police every 2 years.
I think this started somewhere in the 90s. So from that time, these issues have been raised, and they have been taken up by the Home Ministry themselves. So action is being taken. मैम, हम एक कॉमन पर्सन के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द रियलिटी, बट हम जजमेंट अपनी बेस करते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन द मूवीज़ में हम जितने भी पॉलिटिकल फीमेल रीडर्स को देखते हैं या कुछ फीमेल वर्क जिसको पुलिस फोर्स में देखते हैं, वो करती तो बहुत अच्छे से है, हमेशा अपने पॉइंट को प्रूव करती हैं, एक्सेल करती हैं, मगर अपने आप को प्रूव करने में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको लाइटली लिया जाता है, चाहे फ्रॉम द क्रिमिनल एंड हो या वो अपने ही कलीग्स के एंड पे हो. रियलिटी में मैम आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ व्हेन यू फेल्ट दैट यू वर टेकन लाइटली? Not lightly as such, but yes, there have been instances where you are, treated as a woman and not as a police person. See, even in the academy, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ भी यही हमको बताया जाता है कि आप महिला नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप एक पुलिस ऑफिसर हो. सो दे वहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं. मतलब अगर उनको 20 किलोमीटर पैदल चलना है राइफल लेकर, तो हमको भी 20 ही करना है. वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं देते. मेंटली दे विल प्रिपेयर यू कि आपको आप एक ऑफिसर हो एंड यू हैव टू वर्क लाइक दिस. बट आप जब फील्ड में आते हो तो थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाता है. यहाँ पर यू हैव टू जो सोसाइटी है उसके जो नॉर्म्स है, उसका जो माइंडसेट है, उसी के अंदर आपको काम करना है. आई वॉज पोस्टेड इन रायपुर. मेरा पहला पोस्टिंग रायपुर में था. पहली लेडी ऑफिसर थी वहाँ पर. मुझे जो बहुत क्लियरली मुझे याद है कि मेरा अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत टाइम लगा, मेरा जूनियर्स को भी. बिकॉज एक तो महिला और फिर एक ऑफिसर, और फिर हमारे ऊपर अगर इफ़ शी इज़ ऑर्डरिंग समथिंग तो दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर्स थे. मतलब 20-20, 30-30 साल के नौकरी के वाले थे. हम लोग एज सून एज वी एंटर द सर्विस वी आर इन पोजिशन ऑफ सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, जिसमें आपका अथॉरिटी चलता है. तो उसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई. और हर जगह पे आपको प्रूव करना है कि यू आर गुड एंड यू आर केपेबल. कहीं भी आप फेल हो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होती है. देन अरे वो तो महिला थी इसलिए वो ऐसा हो गया है, वो तो होना ही था, ऐसा टाइप का एटीट्यूड रहता है. सो दैट्स वाई कॉन्स्टेंटली यू हैव टू वर्क. मतलब आपको करते रहना है, प्रूव करते रहना है कि नो, इस सिचुएशन में भी मैं कर सकती हूँ, ये सिचुएशन भी मैं हैंडल कर सकती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर भी मैं कर सकती हूँ, क्राइम हो तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं अच्छी से आपको डायरेक्ट कर सकती हूँ. ये सब आपको, बट टाइम के साथ साथ वो लोग भी मतलब आप अगर अच्छे से काम करते हो और आपका डेडिकेशन है, आपका हार्डवर्क है और आपका नॉलेज है, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करते हैं. बट पहले तो ऑब्स्टिकल्स तो रहते हैं. तो आप फर्स्ट एवर लेडी ऑफिसर थे रायपुर में? अच्छा, हाँ. तो लोगों को तो बड़ा मुश्किल लगा होगा एक्सेप्ट करना यहाँ पे कि बहुत, कि मतलब एक वुमेन पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल तो होंगे आई गेस, पर कि पुलिस ऑफिसर हैं वुमेन. हाँ. तो मैम में कौन से साल की बात होगी? ये है 89-90, 87 बैच की हूँ. 88 में ट्रेनिंग होके 88 में वी वेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड पूरा होने के बाद फिर 89 में पोस्टिंग हुआ था. ये टाइम तब का होगा जब एमपी ही होता था, छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था. कंबाइंड स्टेट था वो. एंड रायपुर बहुत बड़ा जिला था. मतलब आई थिंक इट वाज 400 किलोमीटर्स वन साइड, वन एंड टू वन एंड. बहुत बड़ा जिला था एंड वेरी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट था. तो सब कुछ सीखने को मिला वहाँ पर. क्राइम हो एंड आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो, वीआईपी विजिट्स हो. आई थिंक द सीएम आल्सो वाज फ्रॉम दैट साइड ओनली. सो बहुत कुछ सीखने को मिला. रायपुर में तो मैम आपने काफ़ी टफ केसेस करे भी हैं. वो आप केस के बारे में बताएंगे प्लीज़, जो आपने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में गए थे? आप वहाँ पर कुछ शिकायतें आने लगी थी, तो एक टीम बना के, क्योंकि मैं थी तो एसपी आल्सो वाज कंफर्टेबल के एक लेडी ऑफिसर जा रही है, तो वी ऑल वेंट एंड रेडेड द रेड लाइट एरिया ऑफ रायपुर. मतलब वो सालों से जमा हुआ एक एरिया था. वहाँ पर see, you just cannot go and arrest those people and then वो वापस after they get their bail they'll go back and do the same thing. So
एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत थी। तो वहाँ उस समय कलेक्टर एसपी भी बहुत प्रोएक्टिव थे। तो वी ऑल सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड दैट दीज पीपल नीड टू बी रिहैबिलिटेटेड इन केस यू हैव टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारों के बच्चे भी थे, फैमिलीज थे वहाँ पर। एक प्लान बना एंड देन मेनी ऑफ दीज लेडीज वर विलिंग टू learn some new skills. So those people were rehabilitated and some were given some jobs. But I still think that many of them also returned back to their old profession because उनका एक मतलब पीढ़ियों से आ रही हुई एक वो है profession है. So it's very difficult to uproot those people. That's what I found. I used to talk to some of them. They were dancers, there were musicians in them, they were singers, all kinds of talents they had. But they were born and brought up in that culture. So it's very difficult for them to, assimilate with the society. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास किया. But there is some satisfaction कि कुछ लोगों को तो हमने तो and धीरे धीरे मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को देख देख के फिर they would also have gotten out of that, मतलब उस वो जो भी दलदल था उससे निकल गए. Occupation. तो मैम जब आप गए थे आप कौन से पोस्ट पे थे at that time? I was additional SP Raipur. अच्छा. Yeah. तो जब आप गए थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं बैक इन द डे कि आपने एक रेड लाइट एरिया पे छापा मारा, छापा ही हो गया इन द सेंस. छापा था. तो हाउ वाज इट? It was being the first lady officer of Raipur. So one thing that I noticed that मेरे साथ जो टीम थी वो थोड़ा सा they were hesitant to come along with me. So I had to go in first, knock on the doors and tell them to open the doors and come out. And there were some running around here and there, people who were customers who were there, they were running around. So my team helped me in catching those people. And then thoda dramatic type ka hi tha wo. Then after that, all of them, they got together and they protested ke hamara to ye rozi roti hai, isko to aap log khatam kar rahe hain. So then it was a law and order issue. So उनको convince करना बहुत ही मुश्किल था. So but I was young and then they had this trust in me कि she'll do something for us. Because you were a lady officer. Because I was a lady officer also. So that way I think कुछ sort out तो हुआ था. एक मैम सिंस आप तभी पोस्ट हुए थे वहाँ पे, आपने एक वो मेंशन मैंने आपका एक वीडियो में ही देखा था जिसमें एक रायपुर के रईस आदमी ने एक लड़की का रेप किया था एंड देन वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके अबॉर्शन के दौरान वो मर गई थी. तो मैम सिंस वो रईस था एकदम टॉप लेवल पे था, डिड ही क्रिएट अ रकस फॉर यू ड्यूरिंग द होल प्रोसेस? दिस होल थिंग वाज आई गॉट एन एनोनिमस लेटर फ्रॉम समबडी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है. तो we had no clue, we had no evidence to go by, because वो लड़की को इन लोगों ने दफना भी दिया था. तो absolutely no trace of what had happened except that letter that we had, and that letter also said that she was buried in a particular place. So at that time I was SDOP of Dhamtari. रायपुर का एक बहुत बड़ा सब डिविजन था, and it so happened that my husband was the SDM. So I took his permission and we exhumed that body. So it must have been at least a week old. तो काफ़ी कुछ मतलब वो skeleton ही था, but उसको निकाल के फिर उसका PM करवाया. तो उस PM में रेप का पुष्टि हो गया था. So then we registered the case and then who is the culprit ये भी decide करना बहुत मुश्किल था, because she used to work in that person's house, that accused house. So nobody would dare to say anything against him. But because we had that letter, so we examined him and then he was also उनका डॉक्टर एग्जामिन करवाया and कुछ तो DNA शायद मैच हुआ था. मैच होने के बाद फिर उसमें भी चालान किए उसके केस में, एंड बाद में मुझे पता चला काफ़ी साल बाद कि उसमें प्रोसिक्यूशन भी हुआ था. सो दैट वाज वन गुड केस, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता. एंड आई हैव अ सिमिलर केस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट व्हेन आई वाज एसपी. अगेन एक बहुत अमीर फैमिली है जो बहुत आइसोलेशन में रहते हैं, और उनके यहाँ भी एक मेड का रेप और मर्डर हुआ था. एंड दे थ्रू हर इन उनके ही एरिया में एक वो था वेल था, उसमें उनका बॉडी को फेंक दिया था.
तो ऐसे ही मुझे कुछ सूत्रों से ऐसा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था. सो वहाँ भी कभी पुलिस गई नहीं. तो वी वेंट देयर एंड दैट बॉडी वाज रिकवर्ड एंड आई हैड द कल्प्रिट अरेस्टेड ऑल्सो. 2 केसेस थे मेरे साथ ऐसे जो हुए थे. तो कभी कभी क्या होता है, दिस द पीपल हु हैव नो से, दे डोंट हैव, मतलब उनके पास ना कहीं जाने का, शिकायत करने का शक्ति है ना, या फिर उनको डराया धमकाया जाता है, तो दे डोंट रिपोर्ट. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहती है. कम से कम हमारे पास कुछ तो एविडेंस है, जैसे वो एनोनिमस लेटर ही था, उसके आधार पर कम से कम वी कुड मतलब इंश्योर के वो आदमी को तो सज़ा तो हुए. सज़ा मुश्किल से हुआ, लेकिन अगर मतलब उसको कुछ सबक तो मिला, अगली बार वो न करे ऐसे. एंड अनदर थिंग इज़ दैट अदर्स, दूसरे लोगों को भी लेसन मिलता है कि हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है. पनिशमेंट्स का ये बहुत बड़ा सीख मिलता है सोसाइटी में कि हम करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा. और बच गए तो फिर हौसले और ही स्ट्रांग होते हैं कि अपन भी कर सकते हैं. हाँ, जनरली वही होता है ना. जैसे आप देखिए साइबर क्राइम में ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो पूरा मतलब इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है बिकॉज उसमें कल्प्रिट तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है. मैम, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपने बोला कि बहुत सारे क्राइम्स तो रिपोर्ट भी नहीं होते. हाँ जी. तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ऐसे कितने सॉर्ट ऑफ परसेंटेज होंगे क्राइम्स के जितने रिपोर्ट होते हैं? बिकॉज से फॉर एग्जांपल हमको अगर न्यूज़ मिलती है एंड हम उस पर आगे आएंगे कि इतने नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड हैं, मतलब FIR दर्ज हुई होगी, मतलब ऐसे कितने होंगे जिनमें नहीं हुई होंगी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? आई थिंक मोर देन 50% क्राइम रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो डर जाते हैं आने के लिए, डरते हैं. एंड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो, स्पेशली विमेन चिल्ड्रन से संबंधित जो केसेस हो, वो तो रिपोर्टिंग बहुत कम होती है. सीधा सीधा डबल कर सकते हैं नंबर जो एक्चुअल मिलता है? बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन डू दैट. मैम, आपके हस्बैंड भी और आप दोनों सर्विस में थे और पोस्टिंग्स अंडर कंट्रोल नहीं होती कि कहाँ पे लगनी है, और उसी के दौरान आप शायद मदर भी बनी. आपने अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सर्विस और अपनी मदरहुड को बैलेंस कैसे किया? इट इज़ अ बैलेंसिंग गेम एवरी डे. द फर्स्ट 17 years हमारे लाइफ में हम लोग अलग अलग जगह पे रहे. ही वॉज SDOP समवेयर, आई SDM समवेयर, SDOP, एडिशनल SP, देन SPs एंड देन अदर पोस्टिंग्स ऑल्सो. और 17 साल के बाद हम लोग भोपाल आए थे, तब हमने प्लान किया था फैमिली के लिए. बट अदरवाइज एक तो when you have a child in the house, आपका बहुत सारे मतलब प्रायोरिटी बन जाता है. बट देन you also have to see your work because your हमारा जो पोजीशंस है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है. हाँ. और कहीं भी उसमें कोई लापरवाही हो जाता है तो बहुत कुछ, मतलब सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ नुकसान हो सकता है. सो उस हिसाब से दोनों को बैलेंस करते हुए जाना मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि मैं मदर इन लॉ एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम माई मदर ऑल्सो मेरे साथ थे. वो दोनों बच्चे को संभालते थे और जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं समय देती थी. और ही कुड नॉट गिव टू मच ऑफ टाइम बिकॉज वो कलेक्टर थे डिस्ट्रिक्ट में उस समय. तो बट यू नो इट्स नॉट आई थिंक इट्स नॉट अ नॉर्मल लाइफ फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो. तो वो भी बहुत स्ट्रेस में रहते. आई डोंट नो हाउ माई सन टुक इट. ही वॉज अ हैप्पी गो लकी चाइल्ड. बट स्कूल्स चेंज करना, फिर then we decided after some time that we'll stay back in Bhopal because of his schooling. And बहुत सारे festivals हो या फिर relatives आए हैं घर में, तो he was a small child but he would look after them because we both were not there at home. He would go to the station, pick them up, he would go to the station and drop them. तो एक छोटे समय से ही उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यूज्ड टू फील कि कोई नहीं है तो मैं कर लूँगा टाइप में. तो दैट वे ही मैच्योर्ड वेरी फास्ट. एंड एज ही ग्रो अप ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि माई पेरेंट्स आर इन अ पोजिशन वेयर यू नो दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर जॉब्स. सो ही वुड कॉम्प्रोमाइज आई सपोज. तो दैट वे, बट देयर इज ऑलवेज अ चेक्स एंड बैलेंसेस. जब भी आई फील it's not the quantity of time but the quality of time that you spend. तो कम समय रहा हो बट अच्छे से हम लोग स्पेंड करते थे क्वालिटेटिवली. हमने मैम इससे पहले जैसे रेणु शर्मा मैम के साथ भी किया और डॉक्टर प्रिया के साथ भी किया. नाउ बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मुझे हमेशा उनसे यही सीख मिली कि जो मैंने लर्न किया कि फॉर द फर्स्ट 5 to 7 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ you need to be physically and emotionally present for your child because that is going to impact
एंड अगर आप वो नहीं हो, वो इन लेटर स्टेजेस कहीं ना कहीं शो करता है कि वो बॉन्ड नहीं बना. बिल्कुल सही बात है. आई एम श्योर दैट्स व्हाई दैट क्वालिटी टाइम आई थिंक दैट हेल्प्ड इन द बॉन्डिंग. And he was a very understanding child also, I think. अब जब मैम आप सिविल सर्विसेज में आए और फिर जब आपको एक आईपीएस का रोल मिला, आपके दिमाग में कोई ऐसा गोल था कि मुझे ये अचीव करना है या मुझे ये चेंज लानी है सोसाइटी में? मेरा 2-3 सिद्धांत थे ड्यूरिंग माय सर्विस. वन इज आई एम वेरी एक्सेसिबल टू द पब्लिक, बिकॉज ये एक रहता है बहुत सारे स्टेट्स में, सीनियर ऑफिसर्स किसी से मिलते नहीं हैं. तो आई थिंक दैट मैसेज वेंट अक्रॉस व्हेन आई बिकेम एडीजी क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो बहुत सारी महिलाएं दूर दूर से आते थे मिलने के लिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, एंड दे फील दे हैड द ट्रस्ट के मेरे पास आएंगे तो फिर उनका जो भी समस्या है उसका हल मैं निकालूंगी. अभी भी मुझे फ़ोन्स आते हैं कि मैम मेरा ये प्रॉब्लम है, आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए. सो दैट आई थिंक इज़ वन अचीवमेंट दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ. दूसरा ये है कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी मेटिकुलस इन माई पेपर वर्क. सो नो bungling, no dishonesty, no nothing. This is the rule, follow it. That message also has reached my seniors and juniors. I never had any issue related to any kind of issue related to my work. So that again is I think an achievement by itself. And तीसरा है that I always believe in teamwork. I always try to build a good team, identify people with what their strengths are, what their weaknesses are, and build a team according to their capabilities, so that you can get the best output out of them. So that way teamwork has also helped me in achieving a lot of goals. And when I was ADG crime against women, I think सबसे ज़्यादा काम स्टेट में हुआ, अवेयरनेस डेवलप हुआ है लोगों में. And then we had set up a helpline number 1090 where lots of women were helped when they call that number. Also a whole setup of from the Thana level to the headquarter level for responding to women's complaints. So this also I had set up during my time. आपने मैम कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी बहुत काम किया है, कनेक्टिंग विद द पीपल इन जनरल. डिड दिस चेंज और इम्पैक्ट द वर्किंग स्टाइल इन द पुलिस फोर्स? Yes, community policing has been one of the highlights of MP Police for a few years now. And as lady officers, we used to go to schools, colleges, and then do these unarmed combat trainings. And when you go to a college and empower the girls and tell them, okay, if anything happens to you, you complain. You don't sit and take it, because वन स्मॉल आज एक छोटा इंसिडेंट हुआ, कल एक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद एक ब्लास्ट हो जाएगा. तो उसके पहले ही आप निप इन द बड करो, आप कंप्लेन करो. एंड या आपको नहीं जाना था नहीं तो 1090 फ़ोन करके बताओ, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. एंड वील कीप आपका आइडेंटिटी को भी हम लोग वो रखेंगे. सो दैट वे बहुत सारे कॉलेजेस में जाने से क्या, लड़कियों में भी कुछ एक एम्पावर्ड फीलिंग आया था एंड कि हम मतलब हमारे साथ कुछ हो जाएगा. तो उस समय से अभी देखेंगे तो ग्राफ जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ग्राफ जो मध्य प्रदेश में है वो लगातार गिर रहा है. सो वो जो एफर्ट्स थे वो अभी फ्रूट ला रहे हैं. हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसे सेट है, नॉट दैट मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज ब्रिटिशर्स थे, मतलब वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, कि जो पुलिस सर्विस है दैट इज अंडर द पॉलिटिशियंस in a certain way. And in fact हम एक particular podcast देख रहे थे where the female IPS officer did say that अगर जो politicians जो वो कहते हैं आप वो नहीं करो तो वो सीधे ट्रांसफ़र करा देते हैं आपका. तो ऐसे कोई particular ऐसे instances थे that you saw that politicians अपने power misuse कर रहे हैं, या what are your thoughts on that? See, politician is I am very clear about this कि politician जो है वो जनता का आदमी है, जनता उनको चुनते हैं. एंड चुनने के बाद फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं लोगों का, उनके हमारे प्रति भी लोगों का एक्सपेक्टेशंस रहते हैं दैट वील बी फेयर, दैट वील बी डूइंग जस्टिस टू आवर रोल. लेकिन वो अपनी मर्जी से प्रेशर नहीं डालेंगे ना. जो उनके ऊपर प्रेशर है वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे. डेफिनेटली प्रेशर डालते हैं, बट
इट डिपेंड, ऑफिसर से अंतर रहता है। कोई ऑफिसर जो है वो रूल्स बेंड करके करेंगे, कुछ ऑफिसर्स रूल्स बेंड करने में दिल से कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कन्विंस करते हैं पॉलिटिशियन को कि सर ये तो रूल के अगेंस्ट है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो आपका भी बदनामी होगी और ऑफिसर का भी बदनामी होगी। कुछ ऐसे रीजनेबल पॉलिटिशियन रहते हैं जो समझ जाते हैं, देन से ठीक है सर। ऐसे मुझे बहुत सारे मिले लाइफ में जो समझ जाते हैं कि ये नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी मिले हैं जो मतलब दिल बी एंग्री विथ यू, मतलब आप पर गुस्सा करेंगे, मतलब क्यों नहीं करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ का एमएलए हूँ या एमपी हूँ, जो भी हो। सो यू शुड बी ऑलवेज रेडी कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। तो हम तो 2-3 सूटकेसेस के साथ ही जाते थे, आपको करना है तो करो। हम वैसे भी यहाँ के नहीं हैं, वी आर नॉट फ्रॉम दिस स्टेट। तो हम जबलपुर में रहे, रायपुर में रहे, भोपाल में रहे, सिवनी में रहे, कहीं भी रहे, हमारे लिए सब कुछ एक ही है। सो एक माइंडसेट है। और कुछ लोगों का ये रहता है कि मुझे यहाँ रहना ही है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। इट्स वेरी नेचुरल कि आप 5 साल कहीं काम कर रहे हो तो कुछ कनेक्शंस तो आपके बन ही जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं या मैं यहाँ रहूं, तो देन यू डू सम थिंग्स विच मे नॉट बी। बट मेरा बहुत क्लियर है कि आप कुछ गड़बड़ करोगे तो आज नहीं तो कल आप फंसोगे। और मैंने इतने सारे लोगों को आपने देखा है, EOW में फंसे हुए हैं और लोक आयुक्त में फंसे हुए हैं, क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं। अनवांटेड है ना ये सब। फॉलो द रूल्स एंड देन you'll never get into any trouble. Nobody can do anything to you. The maximum they can do is they can transfer you. मतलब आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और वो भी ट्रांसफ़र करने के बाद आपको कुछ पोस्ट तो देना ही है, आपको घर में तो नहीं बैठने देंगे ना, कोई ना कोई। और हर पोस्ट में कोई ना कोई मतलब रहती है, आई फील। पहले जब मेरा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नया ब्रांच बना के पोस्ट किया था तो उसको हमने कहा CAW, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ब्रांच। तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स हंसते थे, आपका कैसा चल रहा है, काओ ऐसा बोलते थे। So now it is one of the most powerful branches in PHQ. आप बात कर रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग कभी भी हो सकती है, तो आपकी कोई सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग क्या रही वहाँ पे? मे बी थोड़े ग्रूसम, मे बी लोग ऐसे हों, डकैत टाइप के हों, या कोई ऐसे जिसमें आपको लगा कि ये तो बड़ी हाई प्रेशर सिचुएशन में ही रहते हैं थ्रू आउट यहाँ पे? नहीं, मुझे तो न बालाघाट एरिया में पोस्टिंग हुआ, न ग्वालियर में। सो आई वॉज SP इन नरसिंहपुर। दैट वो क्योंकि मेरा पहला जिला था तो चैलेंजिंग इसलिए था कि वहाँ एक वो थे, गुरुजी थे ज्योतिश्वर में, एंड उनके राइवल में एक MLA थे, तो उन दोनों के बीच में बहुत तनाव रहता था। सो दैट वाज टू बी टैकल्ड वेरी सेंसिटिवली। एंड देन क्योंकि वो छोटा, द डिस्ट्रिक्ट वाज सराउंडेड बाय मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, तो इंटर स्टेट रॉबरीज बहुत होते थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट। कभी हमारा फोर्स रायसेन जा रहा था, कभी जबलपुर जा रहा था, तो वहाँ से रिकवरी करके ले आ रहा था। तो एंड देन देवर कम्युनल इश्यूज थे वहाँ पर, एंड बिकॉज इट वाज अ रिच डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज वो नर्मदा नदी बहती है वहाँ पर, तो डकैतीज और रॉबरीज भी बहुत होते थे बिकॉज पीपल वर क्वाइट रिच। एंड देन 2 NH क्रॉस करते थे वहाँ पर, तो वी हैड लॉट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट वाज a challenging district. Then again, Raisen was very communally sensitive district, and उसका जो geography बहुत different था। मतलब मंडीदीप यहाँ था, then you had बेगमगंज that side, सागर से तरफ, तो एक पूरा फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट था वो। तो कुछ हो जाता तो you have to run kilometers and kilometers to go and visit the spots. But वो भी एक बहुत challenging डिस्ट्रिक्ट था। And later on also I did post like fire services, DIG fire services. उसमें I had to give NOCs to buildings. उस समय वो पावर पुलिस के पास था, अभी नगर निगम को चला गया है। So that again उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि how people they flaunt rules but still they want the NOC,
बिकॉज इट्स सो डेंजरस। तो वो बॉम्बे हॉस्पिटल वाला एक बहुत कंट्रोवर्शियल वो हुआ था उस समय, डिसीजंस हुए थे, पॉलिटिकली वेरी मोटिवेटेड इशू था वो, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। एंड देन आई वाज इन लोकायुक्त फॉर सम टाइम, दैट वाज अगेन वेरी चैलेंजिंग। इतने इतने बड़े बड़े फाइल्स हैं, उसको पढ़ो and learn about the laws against corruption. And there's so many things that you learn during, मतलब इतने कुछ सीखने को मिलता है आपको, बहुत enriching हो जाता है life, because every day is a challenge, every day you learn something. एक मैं ये जानना चाहता था कि आपको being in the police force in a particular district थोड़ा ऐसे बैलेंसिंग एक्ट भी प्ले करना पड़ता है क्या? बिकॉज मैं उस चीज़ से कैच ऑन कर रहा हूँ कि आपने बताया कि वहाँ पे एक गुरुजी थे, उनकी भी थी अपनी सॉर्ट ऑफ से पावर, एंड साथ में एमएलए भी थे और दोनों की आपस में नहीं होती थी, तो मे बी वो पुलिस को एज अ माध्यम यूज करना चाहते थे टू गेट बैक एट वन अनदर, कुछ ऐसे टाइप के इंस्टेंस वहाँ पे दोनों हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। एंड उनकी अलग से लड़ाई तो चलता ही रहता था अहम का। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो गुरुजी थे, ही वाज अलाइन्ड टू द रूलिंग पार्टी, सो इट वाज इजियर फॉर अस। एमएलए जो थे वो रूलिंग पार्टी के नहीं थे। हाँ, बट कभी उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेसफुल रायट लाइक सिचुएशन नहीं क्रिएट करी कि धर्म के नाम पे कुछ कोई अगर ऐसे कुछ राइट की वाली सिचुएशन हुई हो? इनफैक्ट हम वो जानना चाहते थे, कहीं आपका देखा था एक कर्फ्यू से रिलेटेड कि कुछ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी जो आपको भी काफी इम्पैक्ट करी? वो नरसिंहपुर का ही था। आई वाज इन वही गोटेगांव एक जगह है, आजकल श्रीधाम बोलते हैं उस जगह को। सो आई वाज देयर इन सम फंक्शन एंड देन आई गेट अ मैसेज दैट चक्का जाम हो गया है एंड थाने का घेरा हो गया वहाँ पर नरसिंहपुर में। सो नरसिंहपुर इज अबाउट आई थिंक 50 kilometers away from there. So I immediately left the function and I went back to I headed back to Narsinghpur and मैं तुरंत थाने में ही चली गई थी डायरेक्टली। एंड थाने का ही घेरा हो रहा था। देयर वर at least 500 people there. So अपना फोर्स जो है वो पूरा अंदर था and they didn't know what to do. So as soon as they saw me, एक उनको स्ट्रेंथ मिल गया and they all came out and then we did a लाठी चार्ज and आंसू गैस and everything and वो हो गया था। तो उसमें क्या हो गया था, एक लड़का जो है सट्टा खेलता था, इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस वेंट एंड रेडेड द हाउस। व्हेन दे रेड, उनका घर में रेड हुआ तो उनकी जो ओल्ड मदर थी वो हार्ट अटैक से शी पास्ड अवे। It came against you. So it came against us that पुलिस ने अटैक किया इसलिए मर गई। जबकि पुलिस didn't touch her also, they didn't have anything to do with her, they just picked up this boy and they came, but later on she passed away। तो वो पूरा ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए मतलब रेडीमेड रहते हैं लोग। तो it became a big issue and then we had to impose curfew and then उस लेडी का क्रिमेशन के लिए भी बहुत टेंशन था पूरा शहर में। तो क्रिमेशन होने तक they were not allowing police to go inside and do anything। मतलब बॉडी को आप टच नहीं करोगे ऐसा करके रोड पे रख के चक्का जाम कर रहे। सो इट हैड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी यंग दैट टाइम। एक ट्रस्ट तो मेरे साथ रहता ही था बट वहाँ पर ट्रस्ट की बात होती नहीं है। अ मॉब इज लाइक इट हैज़ नो माइंड ऑफ इट्स ओन। जो लीडर है या लीडरलेस हो लेकिन वो जो मर्जी है वो करते हैं बिकॉज दे आर ह्यूज इन नंबर्स। और हम लोगों का क्या 15-20 लोग तो है पुलिस थाने में। एंड अगर चालू हो रहा है तो फिर किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी, अभी कहाँ जाएगी। बिल्कुल पता नहीं चलता है। वहाँ के जितने लोग थे, बड़े लोग थे, उनको बुलाए, बात किए एंड देन उस समय वीडियोस वगैरह कुछ रहता नहीं था ना। सो वी डोंट हैव एनी एविडेंस के हमने कुछ नहीं किया। शी पास्ड अवे ऑफ हर ओन इलनेस। तो उनका शॉर्ट पीएम करवा के फिर उनका क्रिमेशन करा के देन थिंग्स सेटल डाउन। बट बहुत ज़्यादा टेंशन था उस समय। दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, in such incidents you need to have your own information। you have to get your information coming in from people क्योंकि अपना इन्फॉर्मेशन तो लोगों से ही आती है कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ। एंड जब तक आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सो एक तो आपके थाने वाले कुछ इंटेलिजेंट लोगों को लगाना पड़ेगा कि आप पता करो क्या हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक एक्शन।
सो दोनों रायपुर वाले इंसिडेंट में भी और रायसेन में भी एक कम्युनल राइट हुआ था, उसमें भी हमको एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हुआ था एंड 1 person डाइड इन दैट. So that created lot of communal tension in the city and जो मारा था वो भाग गया. So the whole मतलब पूरा फोर्स को लगाया, कुछ भी हम लोग सर्च कर रहे थे लेकिन वो मिला नहीं. But some person out of the crowd only, he came and he gave us information that वो कोई पहाड़ी है, वहाँ पर वो छुपा हुआ है. तो देन वी वेंट देयर एंड वी गॉट होल्ड ऑफ हिम. एंड जब तक उसकी अरेस्ट नहीं हुई तब तक बहुत टेंशन था शहर में. बट ये है कि यू हैव दिस कम्युनिटी पुलिसिंग थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जब तक आप पब्लिक के साथ जुड़ोगे नहीं तो आपका जितने भी एफर्ट्स हैं ना वो कोई काम के नहीं है. यू हैव टू इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली विद पीपल. ऐसी मैम स्ट्रेसफुल और टेंशन वाली सिचुएशंस में कभी आपको ऐसे थ्रेट कॉल्स आए आपके लिए या आपकी फैमिली के अगेंस्ट? 1-2 बार आए थे. हाँ. और उस समय ये ट्रू कॉलर्स ऐसे वैसे कुछ था नहीं, सो वी कुड नॉट ट्रेस आउट कि कौन है. बट ऐसे आई कैन रिमेंबर 2 calls वेयर इट वाज सेड कि इसको आपने इसको बंद किया है या आपने गलत किया है, ऐसा करके. दैट वाज 1 call. एंड अनदर वाज कि टू रिलीज समबडी, कि आप लोग इसको बहुत इसका बेल का बहुत ऑपोजिशन कर रहे हैं, आप इसको रिलीज़ करिए अन्यथा आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है. ऐसा एक कॉल आया था. बट दिस वाज द टाइम व्हेन वी हैड दोज हैंड वाला फोन्स, सो यू नेवर ट्रेस आउट हु दे वर. देन आई डिडंट बॉदर मच. बट उसके बाद फिर कुछ नहीं, उन्होंने भी वहाँ से भी कुछ रिएक्शन नहीं था. बट दोज 2 calls वर देयर. तो जब ऐसे होता है आप क्या रिएक्ट करते हो? आप उनको इंस्टिगेट करते हो कि क्या कर लोगे करो टाइप या आप थोड़ा मतलब हाउ डू यू रिएक्ट एज एन आप कौन बोल रहे हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप आके हमसे मिलो, आप मिल के बात करिए. अगर कुछ सोल्यूशन है और आपका जो मांग है वो जस्टिफाइड है तो हम आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज आई कैन नॉट हेल्प इट. ऐसा करके मैंने रख दिया था फोन. बट या दीज वर द 2 incidents ओनली, अदरवाइज nobody called. बट आपकी ट्रेनिंग में भी तो मैम कहीं ना कहीं ये होगा ना कि ऐसी सिचुएशंस के साथ डील कैसे करना है, बहना नहीं है इन द होल फ्लो एंड हाउ टू स्टे काम एंड एक्ट प्रॉपरली. Training, it's very easy to say stay calm. Of course. And it's easy to say that. And you know when in the training you're told to do this, you're told to do that. When you come out in the real life situation, It's different. and when you're dealing with people who have committed crimes in the thana and you're interrogating them, then things are very different. So you have to deal with it according to the situation. But the thing about training is that it will make you very mentally strong, physically very strong, and it will also teach you to take decisions very fast, because a delayed decision can also be very destructive. So when my first lesson which I got when I was in Raipur was there was a communal riot going on and my SP said, "Aap jao." So I went and they were both sides में एक 1000 इस तरफ 1000 इस तरफ and pelting stones, and I went there. I absolutely मतलब I must have just joined in the district. So I didn't know what to do and I said कि वहाँ से कुछ लोगों को बुलाओ, यहाँ से कुछ लोगों को बुलाओ, हम लोग बात करेंगे. तो on my walkie talkie my SP says, आप भी इस सिचुएशन में क्या बात कर रही हो, लाठीचार्ज करो तुरंत. So then we did a लाठीचार्ज and the crowd got dispersed. That was my first lesson, that at what situation you should do what. You can discuss things before the incident. You cannot discuss when people are so hot. So then there is only action. Take the appropriate action.
जब आपने बताया कि आपने टीयर गैस यूज की, तो थोड़ा वो इंसिडेंट डिस्क्राइब किया, क्या था एंड कहाँ से आते हैं ऑर्डर्स कि हाँ अब हमको यूज करना है, कब जस्टिफाइड रहता है? There's a whole manual on how to deal with a law and order situation. First you try to appease both the parties कि आप मत करो. अगर करते भी हैं तो the first thing that you have to do is you have to vocally tell them that now you are not listening to us, so we have to take action against you, so you beware. You must have that loud hailer and all those things, you know, because later on when anything happens and there's a magisterial janch or a judicial inquiry कुछ हो जाता है तो फिर आपको ये सब दिखाना पड़ता है. तो after that you'll do a आंसू गैस. उससे भी डिस्पर्स नहीं होते then you'll do a लाठी चार्ज. लाठी चार्ज से भी डिस्पर्स नहीं होते तो then you do a firing. That will be your last resort. फायरिंग आपका लास्ट रिजॉर्ट है. फायरिंग हवा में? हवा में एक बार करोगे, उसके बाद वो नहीं हटेंगे तो फिर आप करोगे फायरिंग. आंसू गैस के क्या इफेक्ट होते हैं? मतलब मैंने बहुत सुना है. आंसू गैस से पूरा पानी आ जाता है. यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड योर आई स्टार्ट इरिटेटिंग यू, सो देन पीपल रन अवे. तो आप लोग इक्विप्ड रहते हो विद मास्क? मास्क तो उस समय तो नहीं रहती थी, बट वी यूज्ड टू हैव दिस बॉडीगार्ड, लाठी, हेलमेट, इतना तो रहता. तो आप लोग भी इफेक्ट हो सकते हो फिर टीयर गैस से? अगर मतलब आपके डायरेक्शन में भी स्प्रेड हो जाए तो हो जाए. अगर विंड डायरेक्शन अगर हमारी तरफ है तो हमारे ऊपर आ जाएगा वो. उसको देख के ही करते हैं, बट अदरवाइज इट्स अ गुड टूल टू डिस्पर्स मॉब. एंड कभी आपको ऐसी सिचुएशंस में लगा दैट यू वर टेकन लाइटली बिकॉज यू आर अ वुमन ऑफिसर, कि जो मे बी जो लोग थे सामने, नॉट योर ओन पीपल इन योर ओन फोर्स, बट जो मॉबस्टर्स थे, या वो रहते थे कि नहीं मैडम तो सख्त है थोड़ा? आई डोंट थिंक आई वाज टेकन लाइटली. नो. आपके बारे में मैम जब हम रिसर्च कर रहे थे तो सबसे हाईलाइटेड स्ट्रिक्ट ही था. स्ट्रिक्ट ही थे. तो आई डोंट थिंक दैट. एंड ऑल्सो जब आप जाते हो अकेले नहीं जाते हो, आपके साथ आपका फोर्स रहती है साथ में. दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑल्सो. मैम अभी करंटली एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है जो अतुल सुभाष सुसाइड केस है. एंड उसमें प्रिंसिपली क्या अब सिर्फ पुलिस पे क्या, जज लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो भी बताया जा रहा है. एंड इनफैक्ट हमारे यहाँ पे क्लीशे है, एंड हमने रिसर्च भी किया, हम आपको वो भी बताएंगे कि इंडिया में खास तौर पे पुलिस रहती है तो लोग सेफ नहीं फील करते. एंड उनका ये मानना है खास तौर पे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट वगैरह नहीं करती, या तो सुलझाती है बीच में, कोलूड कर लेती है. इनफैक्ट अगर आपको किसी को फंसाना है, एक्सटॉर्शन में मतलब सॉलिड पार्टनर रहती है आपके. ये बहुत लोगों का ऐसा क्लेम है. तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? एंड पर्टिकुलरली इस केस में तो काफ़ी सामने आया ही है कि जो कौन से जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो थे पुलिस वाले, उन्होंने कोलूड करके ये पूरा रचा है. फिर बेंगलोर की पुलिस जाके उनको पकड़ जी. एक तो पुलिस का जो वर्किंग है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. बहुत एक विजिबल डिपार्टमेंट है ये, मतलब हर जगह दिखती है. तो कुछ भी पुलिस वाले करते हैं तो वो इट इज़ इन द आईज ऑफ द पीपल. तो अगर वो 5 रुपए भी ले रहा है या स्ट्रिक्ट भी रह रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो लोगों के जहन में वो पुलिस का जो इमेज है वो रहता ही है. एंड सैडली जो इमेज पुलिस की बनी हुई है, दैट इज़ लाइक बहुत करप्ट है, बहुत मतलब अनफेयर है, और जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी सहायता नहीं करती है, सुनते नहीं है, और ऑप्रेसिव है. ऑल दीज एडजेक्टिव्स पुलिस से जोड़ा ही जाता है. उसके इमेज को चेंज करने के लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग हो या फिर बहुत सारे टूल्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि ऑनलाइन FIR हो, देन यू हैव अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एवरीथिंग. आजकल हर चीज़ का रिकॉर्डिंग हो रही है. इन्वेस्टिगेशन भी फेयर हो तो उसका भी रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं. देन मीडिया का जो एक मीडिया ट्रायल चल जाती है, कोई भी केसेस इंपॉर्टेंट केसेस हो, या फिर मीडिया अटेंशन बहुत रहती है कि पुलिस क्या कर रही है. तो आजकल मेरे ख्याल में पुलिस को इतना ज़्यादा अबव बोर्ड बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एकदम अटेंशन में आ जाता है. एंड देन
वी हैव सीन बहुत सारे लोगों को सस्पेंड हो गए हैं, कोई लोगों का ट्रांसफर्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे डिड, जो मतलब बाहर आ गया हो. तो चेंजेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट जैसे ये वाला केस है, एक मन में ये एक माइंडसेट हम लोगों का रहता है कि जो हैरेसमेंट है वो वुमन का ही हो सकता है, वो मैन का नहीं हो सकता है. जबकि व्हेन आई वाज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन आल्सो, आई हैव सीन सो मेनी केसेस वेयर मेन हैव बीन हैरेस्ड एंड द लॉज हैव बीन मिसयूज्ड बाय वुमेन एंड देयर फैमिलीज, है ना. They may be less in number compared to the women who have been harassed, but there are, that cannot be denied. So this one case is this is being highlighted because it is bringing out many other stories जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग है लेकिन वो बाहर नहीं बोल सकते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है. So and that lady judge, I think this wife's in the family court, I think this is the family court where the lady said that तुम कैसा आदमी हो जो तुम्हारे फैमिली को ही तुम टेक केयर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ बोलिए. तो द फीमेल जज जो है वो उन्होंने शायद शी लाफ्ड और समथिंग लाइक दैट. सो एवरीबडी नाउ ऑन द सोशल मीडिया सेइंग के उस मैडम को भी आप अरेस्ट करो, जज को. हाँ, वो भी क्योंकि अपने लेटर में तो वो 5 लोग के नाम लेके गए हैं, जज इज वन ऑफ देम एंड एक जो वहाँ पे आई थिंक SHO होंगे या TI होंगे. हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट ये एक हाईलाइट हो गया है. तो मेरे ख्याल में और बहुत सारे क्लोजेट से निकलेंगे अब. मैम, कभी आपने ऐसा, जैसे इसमें मेन जो चीज़ मैं इनफैक्ट आपसे पूछना चाहता था, आपने कभी ऐसा केस देखा है कि मे बी आप ही के फोर्स में कोई यू हैव नोटिस्ड कि जो पर्टिकुलर या तो किसी पर्टिकुलर मैटर में साथ में कोल्यूड ही कर रहा है अक्यूज्ड के साथ, या ऐसे आपने कभी कोई ऐसा पर्टिकुलर देखा है? देखा है. कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस बता सकते हैं? एंड देन हाउ डिड यू? I would not remember any particular case, but I can, you can make out from the investigation. So we as become senior, we are only monitoring these cases. So I would call the case diaries and I would study them and get them also examined by the legal authority. तो you can see blatantly कि एकदम से ऐसा जा रहा है FIR, फिर ऐसा मुड़ जाता है कि कोई एविडेंस नहीं है, अब उसका तो फाइनल रिपोर्ट करना है. भाई कैसे फाइनल रिपोर्ट करोगे? व्हाट अबाउट ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन दैट यू डिड इन द बिगिनिंग एंड यू हैड सो मेनी एविडेंसेस, सडनली कहाँ से चले गए वो सब? सो देन यू कॉल हिम, यू रिप्रिमांड हिम एंड अगेन यू गेट इट बैक ऑन ट्रैक. सो देर आर सो मेनी केसेस वेयर, सी बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पुलिस का जो पर्सनल है वो इसी सोसाइटी से निकला हुआ आदमी है. He is not something which is dropped from somewhere. So he will have his own, permutations and combinations. And he may be trying to help somebody also. Maybe he doesn't have any mens rea. But things like this happen quite often. That is why there is a system of supervisory officers who have to check whether the investigation is going on the right direction or not. And also there are courts which will again reprimand him if he has done something terribly wrong. एक जो थोड़ा मैम कंसर्निंग फैक्टर है, ये हम चार्ट स्क्रीन पे दिखा देंगे कि ओवर द इयर्स क्राइम कैसे इंक्रीज हुआ है, एंड पर्टिकुलरली आपने मेंशन किया था साइबर क्राइम. तो आपका उसके बारे में क्या थॉट्स है? मतलब इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑन आवर सोसाइटी कि अब हम इंक्रीजिंग, खासतौर पे साइबर क्राइम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं. आई यूज्ड टू बी, आई वाज पोस्टेड एज DG साइबर क्राइम. देयर वर so many complaints. And at that time we did not have enough trained personnel to deal with them. But एक आपने देखा होगा कहीं जगह पे बच्चे साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है. हाँ, एक प्रॉपर सीरीज ही बन चुकी है, वेब सीरीज. हाँ, तो हमारा टीम भी जाती है वहाँ पर. जाते हैं तो I mean it is a very different kind of scene there. तो एक बच्चे के पास 100 सिम्स है. वो एक करेगा, नहीं लगेगा, दूसरा करेगा, कहीं अगर लग जाता है तो दैट सिम विल बी थ्रोन आउट, ही विल यूज अनदर वन. सो देयर इज अ होल विशियस सर्कल वेयर एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड. तो बट अभी शायद थोड़ा सा वहाँ भी ठीक हो गया, बट पूरा स्प्रेड हो गया है. नाउ देयर आर सो मैनी ways and means in which people are thinking of doing this fraud. It's like amazing.
एडवांस ही हो ही जा रहा है हर लेवल पे, एडवांस ही हो ही जा रहा है हर लेवल पे. एंड कोई भी जानकारी अब सेफ नहीं है. So how your information is being spread and how is being accessed by everybody, I don't know. Because recently मेरा कार्ड से भी 2 transactions हुए हैं अमेरिका से. अच्छा. और कार्ड So आपके I पास had है? to block my card and get it reissued. ओह, मैम बहुत आयरॉनिकल है क्योंकि आप तो डीजी साइबर क्राइम रह चुके हैं, तो उसको you तो would मालूम know, नहीं ना, but हाँ, जो फ्रॉड जो किया है उसको मालूम नहीं कि मैं डीजी साइबर क्राइम थी, बट ये है. एंड देन रिसेंटली देयर वाज दोस केसेस वेयर आपका पार्सल है, यू हैव कुछ आपने गलत you sent goods it to मंगवाए हैं. then उसमें कुछ गलत सामान है, ये एक था. So many people used to call me. And now recently WhatsApp hack पूरा भोपाल का ही हुआ है, आधा भोपाल का फोन्स हैक हुए हैं. एंड देन हमको मैसेज आता है कि 45,000 दे दो, आई एम नॉट एबल टू यूज माई UPI. ऐसा कर गया. अपने हमारे फ्रेंड्स ही बहुत सारे हुए हैं. सो उनको कोई मतलब नहीं आप कौन है क्या है, जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, दे विल गो एंड डू इट. तो व्हेन आई वाज देयर वी कॉट वन, आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जहाँ पर वी कॉट वन कॉल सेंटर. इन्फॉर्मेशन आई थी कि कॉल सेंटर इलीगली चल रही है, आई थिंक यहाँ शाहपुरा में कहीं भी. तो हमारे टीम गई, उनको लेके आए, लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स. देन US का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सील्स, लेटर हेड्स, लेटर्स, सब कुछ उनके पास था. और वो कौन थे लड़के, सब 10वीं 12वीं फेल टाइप के लड़के थे. एंड व्हाट दे वर डूइंग इज दे वुड कॉल द पीपल इन अमेरिका हु हैव टेकन लोन्स. और वहाँ तो सब लोन्स लेके ही चलते हैं लोग. तो लोन्स वाले उनसे बात करके कि नाउ योर लोन इज ड्यू एंड इफ यू डोंट पे बाय दिस टाइम इनटू दिस अकाउंट देन वील टेक एक्शन अगेंस्ट यू. और वो बाकायदा लेटर उसमें एक सिग्नेचर मार के उनको ईमेल कर रहे हैं. एंड देन दे विल फॉलो इट अप विद अ फोन कॉल. ये जो हमने उसका डेमो भी लिया था, एक लड़का 10th फेल है, इन प्योर अमेरिकन एक्सेंट बात कर रहा है वो. उसको ऐसा सिखाया बात करने के लिए. बाकी उसका हिंदी भी टूटी फूटी है, बट उसका जो फ्रेजेस है, मतलब उसका जो व्हाट इज बीन टॉट टू टेल, पूरा अमेरिकन इंग्लिश में बात करके बोल रहे हैं. तो यहाँ शाहपुरा से वो लोगों को स्कैम कर रहे हैं US में बैठे हुए. US में उनका एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सील भी बना ली है. तो बिकॉज दे हैड वन पर्सन देयर हु इज हेल्पिंग देम आउट. तो देन द FBI आल्सो हैड कम टू भोपाल. अच्छा, तो आपका FBI से इंटरेक्शन हुआ उसमें. क्या सोचना है आपका उनके बारे में? How were they? They were very professional, very good. They took all the information and went there and they got hold of that guy there. उनका जो accomplice था. एंड यहाँ पर हम लोगों ने इन सबको तो राउंड अप किया था. कितने का फ्रॉड कर चुके थे वो लोग? बहुत कुछ, लाखों का फ्रॉड किया है. एंड वहाँ के लोग डरते भी है ना ऐसे. इफ इट एनीथिंग कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट दे आर वेरी स्कैर्ड. सो दे इमीडिएटली पे आउट करो और खत्म करो. अपने यहाँ पे अमीर लोग ज्यादा डरते हैं, वो फटाफट पे कर देंगे. वो तो एक में लाखों करोड़ों का हो रहा है वहाँ. हमारे तो यहाँ पे वो वर्धमान ग्रुप वाले ही हैं, उनको ही ऐसे साइबर स्कैम से स्कैम किया गया और उनसे तो खड़े 7 करोड़ भरवा लिया गया. 7-8 करोड़ थे. ओह गॉड से इमेजिन. मैम कैन यू इमेजिन के कोई इतने पढ़े लिखे प्रॉपर अकम्प्लिश्ड एकदम, जिनको यू वुड इमेजिन के सब कुछ आइडिया रहे. नहीं, जैसे मैं बोल रही, दे से आप OTP मत शेयर करो, कोई इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो, फिर भी हो रहा है. हमने किसी से शेयर नहीं किया मेरा कार्ड डिटेल्स, बट फिर भी हो गया. बिकॉज यू आर डूइंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ना. आपका जो फुटप्रिंट है ना उसमें साइबर वर्ल्ड में, वो कहीं नहीं जाता है, वो रहता है. सो दे हैक एंड दे गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. हैकर्स, एथिकल हैकर्स. US की बात चली रही है, तो वैसे वेस्टर्न मीडिया तो मैं अवॉइड ही करता हूँ. आई थिंक ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया अपना ही एजेंडा कुछ पुश करते हैं. सही है. बट ये पर्टिकुलर CNN में आया था एंड इंडियन पुलिस को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये इंडियन पुलिस वायलेंस का यूज करती है एज अ शॉर्टकट मामले सुलटाने के लिए. वॉट एवर दे से वायलेंस, पहले तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री होता था. But nowadays, since there are cameras everywhere, so that has almost, it's not used nowadays. But you see, can you imagine society without the police? You can't. Atank everywhere. That's what. So the importance of police, I mean, jitna bhi aap criticize karo, you can't do away with it.
एंड जब भी आपके साथ कुछ हो जाता है ना, तो आपको वही याद आता है कि मैं जाके रिपोर्ट करूं, तभी मेरा कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है. So that way, I think police all over the world is criticized. It's not only Indian police which is criticized. But the value of the work that we do, you can't measure it, but it is immeasurable. Without the police, you can't imagine a society. We would be like dark ages में चले जाएंगे हम लोग. एक मैम, जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता कि अगर मेरे खिलाफ क्राइम हो गया तो मुझे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, मुझे थाना में जाके क्या करना चाहिए, एंड व्हाट शुड आई बिलीव कि मेरा आउटकम होना चाहिए. जैसे हम लोग थोड़े से ज़्यादा कस्टम्ड हैं टू दिस, इंटरेक्शन होता रहता है हमारे लोगों के साथ, तो वी वुड नो कि मे बी FIR तो करा के ही आओ, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हुआ. तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी इंसान, सिविलियन, जिसके खिलाफ क्राइम होता है, तो उसके लिए क्या आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि ये चीज़ें करके आओ? अगर कुछ हो जाता है तो एक तो पहले ही रिपोर्टिंग तो कर ही लेना चाहिए. और आजकल वो हो रहा है ना, यू कैन ऑन द फोन ऑल्सो यू कैन हैव एन FIR रजिस्टर्ड, तो वो कर ले. एंड देन जो भी अगर चोरी हुआ है तो कीप दैट प्लेस सिक्योर, ताकि उसमें कुछ अगर फिंगरप्रिंट्स हो, कोई एविडेंस हो, तो वो मिल जाए पुलिस को, जो अगर वो व्हेन दे विजिट द साइट विद द फॉरेंसिक्स. एंड देन दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगर मामला हो, तो दे शुड रिपोर्ट, एंड ऑल्सो दे शुड बी फर्म. कभी कभी क्या हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर 2-3 months अगेन दिल कम बैक कि मेरे साथ ये हुआ है. सो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है ना केस. तो इफ़ एट ऑल दे फील दैट ज़्यादा हो गया है, हद से ज़्यादा हो गया है, तो दे शुड बी फर्म इन वॉट एवर दे वाई टू सफ़र. तो ये एक बात मैं हमेशा लड़कियों को बोलती हूँ. बट बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, सोसाइटी क्या बोलती है. आजकल वो तो थोड़ा कम हो गया है. नाउ पीपल आर नॉट सो वरीड अबाउट व्हाट द सोसाइटी इज थिंकिंग. दे हैव बिकम मोर सेल्फ सेंट्रिक के हो गया है. बट अदरवाइज हमारा सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, and then mindsets, everything is so deeply rooted that even if you are looking for justice, you are not looking for it in a wholehearted way. तो जब तक आप पूरे ताकत से नहीं लड़ोगे तो फिर आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा ना. लड़ना है तो फिर लड़ो पूरी तरह से. तो मैम, कुछ आप ऐसे पर्टिकुलर केसेस बता सकते हैं जो आपने डील किए हों, which ultimately led to them being convicted, जो भी highest possible, I think, capital punishment. I'll tell you a very interesting case. When I was ADG in the railways, early morning at around 5:30, 6 o'clock, one couple, husband and wife, they came to the thana and reported that their 2.5-year-old daughter is missing. They were sleeping on the platform and वो सुबह उठे तो वो नहीं मिली. तो हम लोगों ने बहुत सर्च किया सर, वो नहीं मिली. तो हम लोग थाने में आए हिते से. सो फिर पुलिस वाले बहुत अलर्ट हो गए, छोटी बच्ची है. तो हम लोगों ने टीम्स बना के फिर सर्च किए. तो वो लड़की वो नीचे एक वो था, टनल था, उसके नीचे झाड़ियों में पड़ी हुई थी. एंड शी वॉज ब्लीडिंग वेरी सिवियरली. तो उसको ले गए, हॉस्पिटल में ले गए. देन शी हैड अ सर्जरी, शी हैड टू बी स्टिच्ड अप. एंड देन फिर द डॉक्टर सेड शी वॉज रेप्ड. सो तो हम लोग सब हैरान परेशान हो गए कि शी वॉज स्लीपिंग बिटवीन हर पेरेंट्स एंड हाउ कैन समबडी जस्ट टेक हर अवे लाइक दैट. तो बहुत सारा क्वेश्चनिंग हुआ. एंड देन somebody from our team said that that fellow, the father, he's a stepfather, मतलब वो ओरिजिनल फादर नहीं है. सो सडनली वी हैड सस्पिशन कि हो सकता है इसी ने किया हो. तो फिर उसको पूछताछ किए, स्ट्रिक्टली पूछताछ किए. फिर उसका मेडिकल करवाए तो पता चला कि उसी ने रात को लड़की को रेप करके वहाँ फेंक के आ गया था. इमेजिन. सो फिर उसको बंद करवाया. उसमें फांसी की सज़ा हुई उसकी. ऐसे देवर अबाउट 18 to 19 केसेस जिसमें
छोटी बच्चियों के साथ रेप एंड गैंग रेप हुए हैं। तो उनमें देयर वाज वन फेज, आई डोंट नो, एक फेज आता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ घटनाएं हुई थी। इफ़ यू रिमेंबर, दिस शुड बी अराउंड 2021। तो उसमें बहुत सारे सजाएं हुई है। मैनी ऑफ देम गॉट एक्विटेड इन द हाई कोर्ट, बट लोअर कोर्ट्स में तो सज़ा हुई है डेथ सेंटेंस की। बिकॉज आफ्टर निर्भया death sentences became quite after that the new laws that came in, so बहुत सारी सजाएं हुई थी। मैम जब ये पूरा रेप कल्चर भी इतना बढ़ता जा रहा था तो बड़ा, जैसे आफ्टर ये कैलकटा का भी केस हुआ, उसके बाद से बड़े लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सिंस इन सो मेनी कंट्रीज इतना कुछ होती है रेप की सज़ा कि एक बार कन्विक्ट हो गया तो चाहे लटका के मार दिया, तभी के तभी सर काट दिया, या इमिजिएटली कोई बहुत क्रूअल स्टेप ले लिया, तो हमारी गवर्नमेंट में, हमारी कंट्री में ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं बना हुआ कि इमिजिएट ही कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि जो बाकी आगे लोग करने वाले हैं ये चीज़, उनको कुछ सबक मिले? देखिए, जैसे कुछ कंट्रीज मिडल ईस्ट में है जहाँ इंस्टेंट वो हो जाता है, पनिशमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे लोग बहुत डरते हैं लॉ से। But there is also a concept of natural justice. So if you don't go through the whole process of justice, then हो सकता है कि एक innocent man को भी punishment हो. So based on that, we have a whole procedure that we have to follow. Okay. So that they say na that 100 guilty may be let, but one innocent person should not be punished for something that he did not do. So following the rule, following the law procedures important hai. And we are a democratic country. So we cannot do something like that. Instant justice के नाम से we cannot take any action. Okay. एक मैम आपने इंटेरोगेशन का बताया था, तो वो बताइए कि वो कैसे होता है एक्चुअली, बिकॉज हम तो थोड़ा इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एकदम मूवी स्टाइल में हल्का सा टॉर्चर भी है और वो है। तो कोई ऐसा थोड़ा ड्रामेटिक इंसिडेंट बता सकते हैं पर्टिकुलर इंटेरोगेशन का? इंटेरोगेशन तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर इंटेरोगेटिंग। I interrogated two lady Naxalites who were caught in Bastar. तो my IG sent me there क्योंकि वो थोड़ा तेलुगु बोलते हैं, वो लोग तेलुगु लेडीज़ थी वो लोग। So he sent me there to interrogate them. तो उनको तेलुगु में मैंने बात करके पूरा रिकॉर्डिंग करके ले आए थे, which I think gave them lot of information. Then one very funny incident, I was in a place called Gariyaband in Raipur district. वेरी रिमोट प्लेस, छोटा सा कस्बा टाइप का है, एंड हिली एरिया है। वहाँ पर बहुत ट्राइबल्स है, बहुत इनोसेंट लोग हैं। तो एक को चोरी में पकड़ाया था, तो ही वॉज कॉट एंड ही वाज बॉट द थाना। तो उसको कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हाउ टू टैकल हिम। तो उस समय लाइट चली गई थी, and then when it came back, that guy was staring at the light like, oh, this is something new for him. So what we did is we used on off कर रहे थे light। तो he was so fascinated by this. Then he told me everything. After that, हाँ, छोटा मोटा चोरी किया था, उसको तो रिकवर हम लोग कर लिए थे, बट इतने इनोसेंट लोग भी रहते हैं। एंड देन अगेन, जैसे ये बड़े बड़े डकैत वगैरह पकड़े थे रायपुर में, रात भर हम लोग बैठ के उनको पूछते थे। मैम, नाउ दैट यू आर रिटायर्ड, तो अब हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? आप क्या, व्हाट डू यू डू? सो एकदम बिजी लाइफ से ना एकदम घर में बैठना तो मुश्किल होता है, मुश्किल ही था। मतलब मैं तो रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले ही मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ तो करना है। तो जैसे ही मार्च में रिटायर हुए, अप्रैल में वी स्टार्टेड राउज एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और बच्चों को हम लोग एक गाइडेंस देना चाह रहे थे यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में। तो वो एमपी नगर में हमारा राउज एकेडमी है, और काफ़ी बच्चे हमारे पास है अभी जो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो बन गए हैं, अब और लोगों को बनाना है। और मध्य प्रदेश के बच्चे जो है वो यूपीएससी में बहुत कम आते हैं। जैसे हमारा बैच में ही एक मनोज श्रीवास्तव अकेला था आईएएस में, ओनली सिंगल, जबकि बिहार, यूपी, आंध्रा, इन यहाँ से 20, 25, 30 बच्चे आईएएस में, आईपीएस में अलग अलग आते हैं। सो वी थॉट के कुछ गाइडेंस, कुछ सही रास्ता दिखाने से बच्चे यहाँ के भी आ सकते हैं।
सो इस मकसद से हम लोगों ने उस एकेडमी को खोला है। और अभी नवंबर में हमने हैदराबाद में भी एक ब्रांच ओपन किया है, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ से क्लियर भी करते हैं। तो हमने सोचा वहाँ भी हमारा मातृभूमि है, यह हमारा कर्म भूमि है, दोनों जगह हम लोग सेवा दे सकते हैं। तो दैट इज़ द। मैम, आपको लगता है कि यूपीएससी की ट्रेनिंग के साथ किसी का माइंडसेट बदल सकता है, परसेप्शन अबाउट थिंग्स बदल सकती है? इन द ट्रेनिंग? यस, इन जनरल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग, कुछ उनकी परसेप्शन, थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ और जनरल थिंकिंग बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। फॉर गुड, यस। बिकॉज ये एक ऐसे सर्विसेज हैं जहाँ आप सही में कुछ कर सकते हैं। सम सर्विस यू कैन रेंडर टू द सोसाइटी by just listening to people's complaint and getting them redressed itself is one service that you're doing. So this is administrative service, police service, revenue service. These are all services that we are providing to the people. And also there are many officers who think out of the box. So you must have seen they bring in new initiatives. They bring in in whichever area they are, if they find that there is some a gap or something that needs to be done for education, for girls' education, for safety, for water conservation, anything, environmental protection, something like that. So many officers have taken a lot of initiatives. And then these are the officers who reach the highest levels. Like the cabinet secretary is an IAS officer. The intelligence chiefs will be an IAS officer, an IPS officer. You will be having a knowledge about everything. So if we don't get through the UPSC, you'll get through some other exam definitely. So always have a plan B, because you'll be very disappointed. I've seen people who have given all 6 attempts and not gotten a job. 6 years of their lives is gone without a plan B. After 6 years, they are thinking of plan B. Instead of that, you have a plan B before only. Because once you study, the second and third and fourth attempts, you are going to only revise. So in the meantime, you do something creative, you do something positive. Keep yourself occupied instead of just thinking about one thing. So that way I always motivate them to have something in hand. और मैम, आपने एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी अब क्रिएट की है. यू हैव लॉन्च्ड अ ऐप आल्सो, जिससे आप बच्चों को फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया आप उनको पढ़ा सकते हैं. एंड यू कैन ट्रेन देम फॉर दिस. क्या नाम है मैम आपकी वो ऐप का? Rouse Academy. Rouse Academy. Rouse Academy app है. And now since it's after COVID, it's become a very virtually people like to and sit at home and study. So उसके लिए you have to make things convenient for them so that they can be updated sitting at home. But I think the culture of again going back to classroom has come back. So many people are opting to come to the classroom and interact with teachers. But we have this option also, because there are many students have already taken the offline class and now they just want to revise. So they can go to the app and get all the updated information, current affairs and everything that is in the news. Every daily news review will be there. Then we'll be discussing some important topics and some static topics. So they can be updated by using the app. It's there on the Play Store. So you and sir collectively work on the entire content for the app and the studies in general? Yes, we do. And we are also assisted by my son Tanmay and my daughter-in-law Muskan. Okay. All of us together. Very nice. So we also have in our coaching programs, we also have this mentorship program, which I think students greatly benefit out of it. What we do is that we take a test, or already tests have been conducted, so we assess them. And one-to-one we call the student and we tell him, okay, this is your performance. These are your strengths. These are your weaknesses. This is where you have to work on. So that, he knows where he stands. And then we guide him we have a 3-month program, 6-month program and a 9-month program. So we guide him continuously, keep on giving him tests, and then see that his weaknesses are strengthened. And what he needs to do to strengthen those weaknesses, that also we provide for him. And then in the end, we'll have a assessment frequently and see that he reaches a particular standard. So this mentorship program, me, my husband, we sit together and we do one-to-one. We add in great detail. So the student is he becomes very confident after some time that, yes, I know now where I stand and where I have to be. And I have to do this and this to
reach my goal. So this mentorship program is also useful. And I'd also like to tell all the viewers that we are all very accessible to the students anytime. We sit in the Bhopal branch also and in the Hyderabad branch also. And also we have all our, I am available on all the social media handles. In case anybody wants to reach out with any problem regarding their preparation or their examinations or any doubts, queries, they can always reach out and ask me so that I'll respond immediately. So feel free to, because we are doing this for you, so feel free to reach out to us. All the links in the description. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome.